So hi guys, Abhishek this side. Today I'm talking about BPSC का लेक्चर. ठीक है. So welcome in the exam hall. आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक BPSC का टॉपिक. ठीक है. इससे पहले हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया अपना, राइट. हमने फिजिक्स का लास्ट रिविजन देख लिया है. वो हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में. ठीक है. हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में. अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना भी साइंस का सिलेबस BPSC कंटेन कर रहा है उसमें 40% जो है वो सिर्फ बायोलॉजी के पास आता है. ठीक है. बायोलॉजी कंटेन कर रहा है जस्ट 40% सिलेबस फ्रॉम 100% ऑफ साइंस सिलेबस, राइट. तो लेट्स सपोज भी साइंस का सिलेबस 100% है, उसमें से 40% जो है वो आपका बायोलॉजी ही कंटेन कर रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजी के पास क्या है, 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं. जियोलॉजी है, बोटानी है, ठीक है, बोटानी है, एंड आपका प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है, राइट. बोटानी में आ जाता है, बट यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सब डिविजन्स भी हैं, आपको देखने को मिलेंगे आपको, राइट. लाइक यहाँ पे डिजीज़ वगैरह, वाइटमिन्स वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे. ठीक है. सो अपने आप में बहुत मेजर पोर्शन कंसिस्ट करता है ये. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ. आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट. हम बात करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड हेल्थ के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ. सबसे पहले जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन. इस टॉपिक को हम आज फिनिश करने वाले हैं, राइट. तो पहला डिटेल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो लेट्स सपोज भी क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है. हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को, राइट. वेट अ मिनट. देखो न्यूट्रिएंट्स क्या है, राइट. तो पहले तो न्यूट्रिएंट्स जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं आपके. एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. क्या डिफरेंस है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर? जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो रिक्वायर किए जाते हैं बॉडी को लार्ज क्वांटिटी के अंदर. तो मैक्रो मतलब ही क्या होता है, लार्ज. तो जो बॉडी है अगर वो न्यूट्रिएंट्स को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड कर रही है तो वो बोले जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो बॉडी जिन न्यूट्रिएंट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहती है कि उसे लार्ज क्वांटिटी में मिले, वो क्या कहलाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है. ठीक है. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं. क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते होंगे, राइट. स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते होंगे एंड सेलुलर रिपेयर. ठीक है. और सेलुलर को रिपेयर भी करते हैं. 3 फंक्शन हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों है, मैक्रो क्यों है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है बॉडी को. क्या फंक्शन है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और सेल को रिपेयर करने का भी काम करता है, राइट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट. इनके नाम देख लेते हैं. तो पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका कार्बोहाइड्रेट होगा. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल किसका है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, राइट. कार्बोहाइड्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट. फिर दूसरा एग्जाम्पल जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वो कौन सा है, प्रोटीन. प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट. प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड फिर जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, फैट्स, लिपिड्स भी बोल देते हैं. ठीक है. फैट्स, लिपिड्स ये भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल है, राइट. तो इस तरीके से जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हो गए आपके पास यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स एंड फैट्स है, राइट. तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, प्रोटीन्स में क्या है और आपका क्या है, फैट्स में क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. जो कार्बोहाइड्रेट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. क्या ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बना हुआ है किससे, कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है, राइट. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑर्गेनिक है. किससे बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से. ठीक है. 3 चीज़ से मिलकर बनता है. किस रेशो में होगा, मतलब पर्टिकुलर रेशो में बना होगा ना, क्योंकि कंपाउंड है. कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड है वो पर्टिकुलर रेशो में बनता है, हमेशा ध्यान रखना. फॉर एग्जांपल जैसे H2O वाटर है ना, तो
अगर मैं हाइड्रोजन 2 ले रहा हूँ तो मुझे एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2:1, राइट। अगर मैंने हाइड्रोजन 1 लिया ऑक्सीजन 2 लिया तो वाटर नहीं बनेगा, तो कंपाउंड एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है, ये चीज़ हमें तो ध्यान रखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी फिक्स कंपोजिशन है, जैसे कि 1:2:1, ठीक है, इसी रेशियो में कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ठीक है। तो दे आर प्राइमरी एंड मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी द ह्यूमन बॉडी, और ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इट्स एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी के लिए, फॉर ह्यूमन बॉडी। लेट्स सपोज भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, राइट, एंड यू जस्ट कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, सो इट्स प्रोवाइड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी टू योर बॉडी, राइट, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने में ज़्यादा मतलब इशू नहीं आने वाला है, ओके ओके सर। नो, कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक है, इससे मिलके बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमने अपने इस तरीके से इसको देख लिया, राइट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या हमारे पास कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो पहला टाइप क्या है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, कुछ लोग सैचराइड्स भी बोल देते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स बोल दो। अब जो मोनोसैकेराइड्स है इसमें क्या क्या आता है, इसमें सिंपल शुगर आती है, सिंपल शुगर्स, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में क्या है, सिंपल शुगर आ रही है, इसका एग्जांपल क्या होगा मोनोसैकेराइड्स का, सो मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल जो होगा वो लाइक ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, उसमें ब्लड एंड शुगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्लड एंड शुगर, ठीक है, ये एग्जांपल किसका हो गया, सॉरी ब्लड शुगर, सो ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं, राइट, ब्लड एंड शुगर ध्यान में आ रहा है, ओके वेट अ मिनट इसको रख पढ़ लेते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स का जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो एक सिंपल शुगर होती हैं, एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, ब्लड शुगर, ठीक है, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, ब्लड शुगर, राइट। फिर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, दूसरा एग्जांपल है क्या, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज अनदर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, फ्रक्टोज इसे कहते हैं स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, क्या है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, फ्रूट्स में पाई जाएगी बिकॉज नेचुरल शुगर है, राइट, कहाँ पाई जाती है, फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में, फ्रक्टोज फ्रूट्स एंड फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, नेचुरल शुगर है, ठीक है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। एंड आता है फिर गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। तो आपका अगर हम बात करें टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहले मैंने बोला कि मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या आता है, इसमें सिंपल शुगर आती है, सिंपल शुगर का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज जिसे हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, एंड दूसरा एग्जांपल हो गया फ्रक्टोज जिसे हम स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर बोलते हैं जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है, एंड थर्ड हमारा होगा गैलेक्टोज, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की, तो एक तो मोनोसैकेराइड्स हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास डाइसैकेराइड्स, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, राइट। अब ये कैसे फॉर्म होगा, ये ज्वाइन करके फॉर्म होगा मोनोसैकेराइड्स को, तो लेट्स सपोज भी एक मोनोसैकेराइड्स हो गया, दूसरा मोनोसैकेराइड्स हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया है तो कुल मिला के क्या बन गया, डाइसैकेराइड्स बन गया, राइट, डाइसैकेराइड्स बन गया। कैसे देखेंगे, क्या एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स के, सो डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या, सुक्रोज, ठीक है, क्या एग्जांपल है, सुक्रोज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, जब हमने ये बोला कि किससे मिलके बना किससे है, ठीक है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल है सुक्रोज, सुक्रोज मिलता किससे है, किससे मिलके बनता है, क्योंकि हमने बोला जो डाइसैकेराइड्स है वो मिलके बने हुए हैं किससे, आपका दो मोनोसैकेराइड्स से, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं सुक्रोज, सुक्रोज किसका एग्जांपल है, डाइसैकेराइड्स का, किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज भी मोनो है, मोनोसैकेराइड्स है, और ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड्स है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड्स है, दोनों ही तो मोनोसैकेराइड्स हैं, इन दोनों से मिलके क्या बनना है, सुक्रोज, सुक्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स, ठीक है, दिस इज द थिंग, राइट। एंड सुक्रोज को क्या बोलते हैं, आपने NaCl सुना है, टाटा नमक, ठीक है, ये टेबल शुगर बोलते हैं ना, टेबल शुगर बोलते हैं NaCl को, इस तरीके से सुक्रोज को क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, NaCl को, तो NaCl को टेबल सॉल्ट बोलते हैं, इसी तरीके से सुक्रोज होता है उसको बोलते हैं टेबल शुगर,
तो एग्जाम में अगर आ जाए टेबल शुगर किसे बोलते हैं, तो टेबल शुगर एग्जाम्पल सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज मिलकर किससे बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डाइसैकेराइड्स का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं डाइसैकेराइड्स का, तो आता है आपका क्या, आता है आपका लैक्टोज, ठीक है। क्या आता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स, और इसको बड़े प्यार से बोला जाता है मिल्क शुगर। क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर, क्योंकि मिल्क में पाई जाती है। अच्छा, मिल्क किससे बनती है, तो वही ग्लूकोज, ठीक है। किससे मिलकर बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनती है लैक्टोज। तो लैक्टोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज। अब दोनों के सेम ग्लूकोज है, ग्लूकोज दोनों के पास है, ठीक है। सुक्रोज के पास भी, लैक्टोज के पास भी, लेकिन सुक्रोज में क्या एडिशन ऐड हो रहा है, फ्रक्टोज ऐड हो रहा है। बट अगर लैक्टोज की बात करें तो वहाँ पे गैलेक्टोज ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखने का, राइट। फिर दूसरा आता है, तीसरा जो एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है मेल्टोज। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मेल्टोज, ठीक है। मेल्टोज में क्या है, मेल्ट शुगर, मेल्ट शुगर इसको बोलते हैं, मेल्ट शुगर बोलते हैं मेल्टोज को। इसमें बड़ा इजी है, इसमें दो ग्लूकोज ऐड होंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल्स टू में मेल्टोज, एंड ये क्या है आपका माइल्ड शुगर कहलाता है, ठीक है। सो अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया किसका, अभी हमने मोनोसैचराइड्स पढ़ लिए, हमने डाइसैचराइड्स पढ़ लिए। हमने ये देखा कि जो मोनोसैचराइड्स, अगर दो मोनोसैचराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, डाइसैचराइड्स मिलाते हैं, राइट। दो मोनोसैचराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, डाइसैचराइड्स बनाते हैं। अगर हम एक और सैचराइड्स की बात करें तो वो कौन सा होगा, पॉलीसैचराइड्स, ठीक है। तो दूसरा तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉलीसैचराइड्स, ठीक है। पॉलीसैचराइड्स, ठीक है। पॉलीसैचराइड्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो पॉलीसैचराइड्स है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि यूज़ किया जाता है स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर के लिए। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए यूज़ किया रहा है, क्योंकि पॉली है ना, पॉली मतलब बहुत सारे सैचराइड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड ये स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर के लिए, राइट। दिस अ थिंग नाउ। अच्छा, अब जब मोनो और डाई के एग्जाम्पल थे तो पॉली के भी एग्जाम्पल होंगे। तो जो पॉली के एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है आपके, स्टार्च एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ये प्लांट एनर्जी स्टोरेज है। स्टार्च क्या करता है, प्लांट की एनर्जी स्टोर करता है, तो स्टार प्लांट एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी है उसको स्टोर कर कौन करता है, स्टार्च करता है। जैसे आलू में स्टार्च होता है ना, राइट। फिर आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो भी एक पॉलीसेचराइड्स है, ठीक है। ये एनिमल में एनर्जी स्टोर करवाता है, ठीक है। एनिमल इन एनर्जी स्टोरेज है। तो जो प्लांट एनर्जी स्टोरेज है वो कौन सा है, स्टार्च, जबकि ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल एनर्जी स्टोरेज है, ठीक है। लिवर में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये हो गया। थर्ड सेल्यूलोज, थर्ड क्या हो गया, सेल्यूलोज हो गया, राइट। फॉर्म्स प्लांट सेल वॉल, तो सेल्यूलोज जो है सेल वॉल बनाता है प्लांट की। क्या बनाता है, सेल वॉल, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, तो प्लांट्स की सेल वॉल को बना रहा है, सेल्यूलोज बना रहा है, ठीक है। और अगर कोई ह्यूमन बींग या कोई इंसान अगर सेल्यूलोज को खा लेता है ना, तो सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पचता नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये डाइटरी फाइबर की तरह काम करता है, क्या डाइटरी फाइबर की तरह, पचता तो नहीं है, पचेगा तो नहीं, बट ये रफेज है। आर चीज रफेज है। रफेज मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका पचेगा नहीं, कोई जब पचेगा ही नहीं तो जैसा है वैसे बाहर निकल जाएगा, बट हाँ जो गंदगी होगी इंटेस्टाइन के अंदर उसको लेके बाहर निकल जाएगा। तो इससे कह सकते हैं कि ये एक तरीके से काम करता है डाइटरी फाइबर का, ठीक है। तो हमने पॉलीसेक्राइड्स भी देख लिया। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखा है बस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेचराइड्स देखा, डाइसेचराइड्स देखा, पॉलीसेचराइड्स देखा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, किससे मिलके क्या बना है वो हमने देखा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, तो देखो मोनोसेचराइड ध्यान रखना क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, एंड फिर हमें डाइसेचराइड ध्यान रखना है, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, पॉलीसेचराइड ध्यान रखना है, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। एग्जाम में पूछ रहे बताओ पॉलीसेचराइड्स क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेचराइड है बिल्कुल, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है बिल्कुल है, सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, हाँ बिल्कुल है, क्या सुक्रोज पहले पॉलीसेक्राइड नहीं है, डाइसेक्राइड है, ठीक है, सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एंड चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी एनर्जी ईल्ड करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, ये अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा,
तो 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, इतनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट है वो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, राइट। सो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। सॉरी गाइस, कुछ काम पड़ गया था। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, राइट। तो हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स ने फिनिश कर लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना प्रोटीन का, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसमें 3 टाइप्स आते हैं आपके, या 3 एग्जांपल हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के देते हैं। कि पहला हम देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरे देते हैं प्रोटीन्स। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन, राइट। प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डर, ठीक है। आपने बहुत सारी जिम में देखा होगा, उसमें प्रोटीन लाइक सब प्रोटीन देते हैं ना, प्रोटीन लेने के लिए बोलते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर, राइट। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल पॉलीमर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन किसके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन बने होते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज भी एक अमाइनो एसिड हो गया, ये हमने मान लिया कि एक अमाइनो एसिड है। हमने कहा कि ये दूसरा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। हमने कहा दूसरा अमाइनो एसिड्स है, फिर हमने कहा ये तीसरा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। इस तरीके से अमाइनो एसिड जो है बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अभी जो अमाइनो एसिड्स है वो कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, या फिर कह सकते हैं अटैच्ड है, बिकॉज ऑफ इट्स अ चेन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। किससे जुड़े हैं, ये जो बॉन्ड है ये है आपका कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। इससे क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है, कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की बॉन्डिंग होती है वो कौन से बॉन्ड से होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोटीन है वो क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन क्या कंटेन करते हैं, तो हमने बताया कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, कार्बन करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे एंड ऑक्सीजन करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन भी करेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन होना अनिवार्य है, ठीक है। अ डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट ऑफन टेस्टेड इन एग्जाम्स। सो ये एलिमेंट्स जो कि टेस्ट किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, है ना। समटाइम इट्स टेस्टेड इन एग्जाम, लाइक कार्बन होता है बट प्रोटीन के अंदर बिल्कुल होता है। विदाउट कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा ना, विदाउट हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट होगा ही नहीं, तो ये तो कंपलसरी है। ऑक्सीजन भी होता है प्रोटीन के अंदर, नाइट्रोजन भी प्रोटीन के अंदर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये अमाइनो एसिड्स की चेन होते हैं, ठीक है। हम अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इनकी चेन है ना, इसी से मिलके प्रोटीन बन रहे हैं। तो लेट्स टॉक्स अबाउट अमाइनो एसिड्स, राइट। अमाइनो एसिड्स क्या होता है, तो अमाइनो एसिड दे आर 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा है टोटल स्टैंडर्ड कितने अमाइनो एसिड्स हैं, तो हमारे पास 20 टोटल अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 9, राइट। इन जो 20 अमाइनो एसिड जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, कितने नंबर में, 20 नंबर में जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें से भी जो आपका 9 है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। 9 क्या है, इसमें से जो 9 है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। कैसे हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बाकी जो आपका 11 है वो आपका नॉन एसेंशियल है। 11 कैसे हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर मैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बोलता हूँ तो अब एसेंशियल अपने आप में वर्ड है इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, अब होना तो ये होना चाहिए कि अच्छा इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें वो बॉडी खुद बनानी चाहिए, बट नहीं, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है। बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, हमारी बॉडी नहीं बनाती है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसको हमें लेना पड़ता है फ्रॉम फूड, ठीक है। कहाँ से लेना पड़ता है, हमें फूड से लेना पड़ता है। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उसे हमें फूड से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बनाती है। क्योंकि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी बनाती है, राइट। तो इम्पोर्टेंट हो गया, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हमारी बॉडी बनाती है, देखो ज़रूरी है लेकिन हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है, राइट। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद बनाती है तो हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड्स, राइट। 9 जो है एसेंशियल है और 11 जो है नॉन एसेंशियल, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं की स्ट्रक्चर प्रोटीन की, ठीक है। क्या
स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये क्या है स्ट्रक्चरल प्रोटीन? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जैसे एग्जांपल हो गया केराटिन। बहुत सारे फीमेल जो होंगी ना, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा केराटिन क्या होता है। तो केराटिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? हेयर्स में पाया जाता है। केराटिन कहाँ पाया जाता है? हेयर्स में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है एंड स्किन में पाया जाता है। ठीक है, तो केराटिन कहाँ पाया जा रहा है? हेयर्स में पाया जाता है केराटिन, केराटिन नेल्स में पाया जाता है, केराटिन स्किन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है आपका कोलेजन। कोलेजन, ठीक है, ये भी एक प्रोटीन का टाइप है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल किंगडम के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बताओ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किस में? एनिमल किंगडम के अंदर। तो क्या बोलोगे आप? कोलेजन। अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछ लिया किसके अंदर? प्लांट्स किंगडम के अंदर। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछ लिया प्लांट किंगडम के अंदर, तो इसका आंसर आप मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड कोलेजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू भी है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। वेट अ मिनट, ठीक है, सो कोलेजन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कनेक्शन बन गया यार, कोलेजन का नाम लेते के साथ। ठीक है, सो कोलेजन क्या है? कोलेजन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, फिर दूसरा प्रोटीन का नाम है हमारा, तीसरा प्रोटीन का नाम है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है? आयरन कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास तीन अपने इंपॉर्टेंट हमने प्रोटीन देख लिए। केराटिन नाम है, कोलेजन नाम है एंड देन हीमोग्लोबिन नाम है। केराटिन कहाँ पाया जाता है? हमने बता दिया। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? हमने बता दिया। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किस किंगडम का? एनिमल किंगडम का। प्लांट किंगडम का आप बताओगे। एंड हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन होता है, वो आरबीसी में पाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हो गया इतना। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है? तो डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, कमी है ना। अगर मान लो कोई मिनरल, कोई न्यूट्रिएंट्स कम है, तो उससे क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, क्या कमी हो सकती है उससे? तो देखते हैं। एक है क्वाशी ऑर्कर, ठीक है, क्वाशी ऑर्कर डिजीज़ का नाम है। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो ये डिजीज़ होती है आपको। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम होता है? तो पहली बात तो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन नहीं है बॉडी के अंदर तो कौन सी डिजीज़ होगी? क्वाशियोर्कर हो जाएगी। इसके सिम्टम क्या है? ठीक है, क्या लक्षण है इसके? स्वेलन बेली, स्वेलन बेली। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का पेट बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिमा, बोलते हैं इसको एडिमा, मतलब स्वेलन को एडिमा बोलते हैं। एंड उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मतलब रुक जाना, तो ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, राइट। तो एक ही हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है डेफिशिएंसी का, प्रोटीन से जो डेफिशिएंसी होती है, मैरस्मस, मैरस्मस, ठीक है, मैरस्मस। ये होता है जनरल डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड टोटल कैलोरी। लाइक सपोज ये प्रोटीन की भी कमी है, प्रोटीन की कमी है, और आपका कैलोरीज की भी कमी है। ठीक है, दोनों की कमी है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम एमासिएशन करता है। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती ही नहीं है। लेट्स सपोज मिलेगी नहीं ना एनर्जी, तो क्या कहलाता है? मैरस्मस हो जाता है। फिर क्या होता है? मैरस्मस। दो डिजीज़ आपके पास है, प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, मैरस्मस एंड क्वाशियोर्कर। ऐसे बहुत सारी डिजीज़ है, बट जो सुनने में ज़्यादा आती है, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, जो न्यूज़ में दिखती हैं, राइट, तो उस सबको ज़्यादा फोकस करना है। अदरवाइज बहुत सारी डिजीज़ है, सबको पढ़ते रहोगे तो फिर हो गया। राइट, नहीं मतलब टाइम नहीं है ना, नहीं पढ़ पाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो थर्ड कार्बोहाइड्रेट क्या था? फैट्स, राइट, फैट्स या लिपिड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
ये क्या सा काम करते हैं, एनर्जी रिजर्वायर का काम करते हैं, एनर्जी रिजर्वायर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो जो फैट्स एंड लिपिड्स है वो क्या काम करेंगे, एनर्जी रिजर्वायर का काम करेंगे, एनर्जी को रिजर्व करेंगे, राइट। इतना ध्यान रखना है, एनर्जी को रिजर्व करेंगे, राइट। ओके। अच्छा, फैट्स किससे बनता है, फैट्स की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन बोले तो बनता किससे है फैट्स, तो फैट बनता है आपका फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से। किससे बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैट बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बन, राइट। ये क्या प्रोवाइड करता है, हाईएस्ट एनर्जी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है अमंग ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जितने भी हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, ये फैट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फैट्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हिंदी में लिख लो, सबसे ज़्यादा एनर्जी जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब सबके टाइप, तो फैट्स के भी टाइप्स होंगे, तो फैट्स के भी क्या हो जाएंगे, टाइप्स रहेंगे। क्या क्या टाइप्स हैं फैट्स के, तो फैट जो है 3 टाइप्स का हो सकता है। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक है ट्रांस फैट्स, ठीक है। ट्रांस फैट सबसे हार्ड, सबसे हार्मफुल ट्रांस फैट्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो इसमें एक्चुअली में जब देखो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, राइट। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन एटम्स के बीच में। तो एक कार्बन एटम है, एक दूसरा कार्बन एटम है, इसके बीच में बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल एटम पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल वो पाया जाता है, राइट, सिंगल बॉन्ड। और यूजुअली ये होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है या सैचुरेटेड फैट्स है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के बीच में, एंड ये सॉलिड होता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया घी, ठीक है। घी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। एंड एक्सेसिव इनटेक इंक्रीज एलडीएल। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम कर लेंगे ना, तो हमें क्या क्या हो जाएगा, हमको ये हमको एलडीएल हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज एलडीएल मतलब बोले तो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर सकता है, राइट। अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो बेसिकली ये इसी में सिंगल बॉन्ड था ना, इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, और इसमें ओके, इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, राइट। ये हो सकता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, जो सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड कहलाएगा, राइट। ओके। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये सॉलिड था रूम टेम्परेचर पे, और ये क्या है, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, रूम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का जो टेम्परेचर है उस पर अगर लिक्विड है, कोई ऑयल या कोई फैट, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाया जाएगा। अगर वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर क्या कहलाया जाएगा, वो आपका सैचुरेटेड कहलाया जाएगा, राइट। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है, जो हम सरसों का तेल लेते हैं ना उसमें पाया जाता है, ठीक है। और ओलाइव ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। फिर फिश ऑयल में पाया जाता है, फिश ऑयल में पाया जाता है, राइट, फिश ऑयल में पाया जाता है। और फिश ऑयल में क्या है, एसेंशियली फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3 बिलोंग हियर। यहाँ पे जो ओमेगा 3 है जो कि एसेंशियल माना जाता है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, आपका अनसैचुरेटेड में पाया जाता है। तो बताओ सबसे बेस्ट फैटी एसिड्स कौन सा है, तो अनसैचुरेटेड आपका अच्छा है, और आपका जो सैचुरेटेड है वो थोड़ा ख़राब है, और सबसे ख़राब है ट्रांसफैट, राइट। ट्रांसफैट को बैन कर दिया अमेरिका ने, और पता नहीं इंडिया में कब बैन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यार यहाँ पे इंडिया के अंदर ना जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अब जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं होगी ना, जब तक तो जो आपने जो लोगों को चुन के भेजा है ना ऊपर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमारा जो करप्शन इंडेक्स है ना इंडिया का, आप सोचो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं ना, उनको वो अवेयर नहीं है, किसी के रिगार्डिंग अवेयर नहीं है उनको। वो आज आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें क्या देखा मैंने कि न्यूज़ में ये था कि
कोई वृद्ध महिला थी, उनकी उम्र लाइक समथिंग होगी 90, नहीं 90 तो नहीं होगी, हाँ 85 समथिंग होगी। एंड वो पेंशन के लिए आई थी डीएम के पास। एंड डीएम के उन्होंने पैर छू लिए। जब डी ऑब्वियस बात है, जब कोई पर्सन है, उन्होंने बोला कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, एंड शी डोंट नो दैट ही इज़ अ डीएम एट दैट टाइम, राइट। तो उनको नहीं पता था, बट उन्होंने उनको पैर छुए। तो ये डीएम है, ये पब्लिक है, ये डीएम बना ही इनके लिए है, काम करने के लिए, इज लाइक सर्वेंट, ठीक है। बट यहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है वो पैर छू रही है। बाहर किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता है, उनका कभी होगा, ठीक है। तो आप सोच लो। और बहुत ज़्यादा लोग इस पावर के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। बेतुकी चीज़ें हैं, राइट। इनके लिए ही काम करने को बोला गया, आपको इनके लिए ही करना है। आप क्या करते हो? जैसे अभी चल रहा है ना, नेता वगैरह आएंगे तो ये गिरेंगे पैरों में, और जो नॉर्मल पर्सन होगा वो इनके पैरों में गिर जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ हायरार्की, राइट। आप सोच रहे हो, ये कोई नॉर्मल पर्सन है, ये कोई बाबू है, लाइक डीएम काइंड ऑफ बाबू, राइट। एंड यहाँ पे कोई लाइक समथिंग नेता वगैरह है, राइट। इन लोगों ने इनको चुन के भेजा है सो दैट कि ये सही से काम करे, ठीक है। अब ये किन के लिए काम कर रहे हैं? ये इनके लिए सही से काम कर रहे हैं। ये इनके लिए तो काम कर ही नहीं रहे हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने चुन के भेजा ही क्यों? और जो भेजा सच में वो काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो इनके पास राइट भी नहीं है उनको हटाने का, राइट। और ये काम कर दे रहे हैं तो इनको लग रहा है कि यार इनका काम तो था ही नहीं, इन्होंने कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो लेक ऑफ अवेयरनेस इतना बहुत ज़्यादा लेक ऑफ अवेयरनेस, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब देख लो मतलब क्या चल रहा है करप्शन के लेवल। तो अब सोचो जो आजकल चल रहा है ना, इतने सारे पेपर्स लीक, कोई अथॉरिटी, कोई कोई जिम्मेदारी कुछ ही नहीं है, कुछ भी कोई कुछ भी नहीं है ना। सो निकले जैन जी बाल कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, एंड ए फेवर, राइट। नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टांस या पॉलिटिकल स्टांस, बट येस द थिंग इज़ दैट कि औकात दिखानी ज़रूरी है, ठीक है। बहुत चर्बी चढ़ रही है यार, बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ चुकी है इनको, एंड इनकी चर्बी निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, बट अब होगा, ठीक है, करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सोचते हैं कि सब कुछ ये कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, उससे ही चलना पड़ेगा। उसको मॉड्यूलेट करने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। चलो खैर, हम तो अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो इसीलिए ही करनी है ना, इसीलिए ही करनी है पढ़ाई, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एनर्जी ईल्ड इज़ द हाईएस्ट एट अप्रोक्सीमेटली 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। जो एनर्जी ईल्ड है वो हाईएस्ट है कब? देखो 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो जो प्रोटीन है ना, इसकी एनर्जी ईल्ड हाई है। सॉरी, प्रोटीन की बात करो, सॉरी, फैट की एनर्जी हील्ड हाई। राइट, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट रिलीज कर रहा है एनर्जी। तो फैट्स आर क्रूशियल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब करने के लिए क्रूशियल है फैट। जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, मतलब वो विटामिन जो कि फैट के अंदर सोल्यूबल है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको सोखने के लिए फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। चलो, वाइटामिन्स जो है वो ईड नहीं करते एनर्जी। जो वाइटामिन्स हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया क्या वाइटामिन्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? कोई वाइटामिन एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। बट ये एनर्जी रिलीज करवाने में हेल्प जरूर करते हैं। तो ये खुद एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं, बट यस ये हेल्प जरूर करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। ऐसे वाइटामिन जो कि पानी में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल, राइट। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोलोगे? बी कॉम्प्लेक्स एंड
सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये सारे के सारे आपके क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। फॉर एग्जांपल विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, ठीक है, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, बी 6, बी 9, ठीक है, जितने भी बी वाले विटामिन है ना वो सबके सब क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं। तो विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 4 और सॉरी बी 9 एंड बी 12, ठीक है, सारे के सारे क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो एक एक विटामिन को हम देखते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विटामिन अपने आप में, ठीक है। क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विटामिन, खुद से नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट, ओके। हम यहाँ पे लिखेंगे विटामिन का नाम, विटामिन बी 1, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, समझ जाना, विटामिन बी 1 है। केमिकल नेम क्या है इसका, थायमीन, ठीक है। तो विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, राइट। विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, राइट। मेजर डेफिशिएंसी, अगर मान लो इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, बेरी बेरी हो जाएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी में होता है मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है, मसल जो है ना वो वीक हो जाएगी, मसल क्या हो गई, वीक हो गई, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल जो है डैमेज हो सकता है। तो जो न्यूरॉन्स है ना, जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, राइट। सो एक विटामिन बी 1 है, थायमीन उसका केमिकल नेम है, ठीक है। एंड बेरी बेरी इससे होने वाली डिजीज़ है, मतलब इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ है बेरी बेरी, उसमें मसल वीक हो जाती है, उसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर कैसे इसको सही करोगे, तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना, फूड के अंदर इसको ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, ये जो आपका राइस है, जो आपके चावल होते हैं ना, उस पर इसकी कोटिंग कर दो, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ, एक तो होता है ना कुछ इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, बट इसको हम बाद में देखेंगे हुआ कैसे। अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे, मतलब राइस, लेट्स सपोज भी राइस है, ठीक है, राइस को हमें ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हमें सुंदर बनाने के लिए राइस को क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो राइस को सुंदर दिखाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। जैसे ही हम राइस पे पॉलिश करते हैं ना, उससे क्या होता है, ये जो विटामिन है बी 1, जो विटामिन बी 1 है ना, वो रिमूव हो जाता है, वो हट जाता है, राइट, वो हट जाता है। तो ये हमने देखा विटामिन बी 1 का। अब हम देखने वाले हैं विटामिन बी 2 का, ठीक है, विटामिन बी 2 का देखने वाले हैं। जो विटामिन बी 2 है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो जो विटामिन बी 2 है वो राइबोफ्लेविन नाम से जाना जाता है, उसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है। सो विटामिन बी 2 जो है वो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली हम बात करें, ये क्या करता है, अगर हमें विटामिन बी 2 की कमी हो जाए, ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए, तो इससे होने वाला जो नुकसान है वो क्या होगा, तो जो लिप्स हैं वो क्रैक हो सकते हैं, लिप्स क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे लिप्स, ठीक है। और जो और माउथ का कॉर्नर है, जो माउथ का कॉर्नर है वो फट जाएगा, ठीक है। तो इसको जो साइंटिफिक टर्म है उसको बोलते हैं चिलियोसिस। ये टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बट यस, लिप्स क्रैक हो जाते हैं, कॉर्नर जो है लिप्स के माउथ का जो कॉर्नर है वो क्रैक हो जाता है राइबोफ्लेविन की कमी से। कौन सा विटामिन, विटामिन बी 2, राइट, विटामिन बी 2। अच्छा, अच्छा, ये हमेशा ज़्यादातर मतलब क्या है कि ये जो आपका राइबोफ्लेविन है, ये जो काउ मिल्क है ना, जो काउ मिल्क है वो उसको स्लाइटली येलोइश कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो काउ मिल्क है उसको जो येलो कलर प्रोवाइड करना, हल्का हल्का सा जो येलोइश कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 1 2, सॉरी बी 2। तो विटामिन बी 2 कहाँ पाया जा रहा है, मिल्क के अंदर, काउ जो मिल्क है उसके अंदर ये विटामिन पाया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 3 की, विटामिन बी 3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका नियासिन। क्या नाम है, नाइसिन या नियासिन बोल दो इसको, इसका जो केमिकल नेम है वो नियासिन है, राइट। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे कि इसकी डेफिशिएंसी है, कैसे, डर्माटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, डर्माटाइटिस, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे पता लगाएंगे, एक मिनट। सो कैसे पता करें कि विटामिन बी 3 की कमी है, नियासिन की कमी है, तो डर्माटाइटिस हो सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। इतनी हैवी भी टर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक
इजी टर्म याद कर लो, पिलैग्रा। तो ये सब हो सकता है किस केस में, नियासिन की कमी के केस में, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिंक्ड होता है मेज हैवी डाइट से, ठीक है। ज़्यादातर किससे लिंक होता है, मेज हैवी डाइट से। मेज तो पता ही होगा ना, अगर मेज की हैवी डाइट कर ले तो उससे वो लिंक होता है, मेज हैवी डाइट से लिंक होता है, राइट। अब हम बात करेंगे विटामिन B6 की। देखो इंपॉर्टेंट तो ये है ना, विटामिन इंपॉर्टेंट है अपने, और फिर इनके जो केमिकल नेम है वो इंपॉर्टेंट है। इससे थोड़ी बहुत होने वाली डिजीज जो इंपॉर्टेंट है वो होगा, रीड कर लेने के बाद। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, समथिंग, ठीक है। ये जो राइस वाला था ना, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। या हो गया हमारा। अब हम थोड़ा इसको साइडलाइन करेंगे और थोड़ा आगे के वाइटामिन के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। विटामिन B6, तो अब हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6, जो विटामिन B6 है उसका नाम क्या है, केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन नाम है, ठीक है। तो विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन नाम है। और अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इससे हो जाता है एनीमिया, क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। और चलो ये छोड़ो, कन्फ्यूजन नहीं, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, मेंटेन करने के लिए ड्रीम रिकॉल को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए ड्रीम रिकॉल को। तो विटामिन B6 क्या, पैराडॉक्सिन नाम है इसका केमिकल नेम, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, राइट। राइट। सो अब हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन B9, ओके। विटामिन B9, और विटामिन B9 इसको हम बोलते हैं क्या, फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, राइट। और इसमें भी आपका एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। एंड ये हाईली प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है, हाईली प्रिस्क्राइब, ठीक है, हाईली प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हाईली प्रिस्क्राइब किया जाता है, अवॉइड करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को फीटस के अंदर। जो बच्चा है, जो नवजात अभी जो अंदर है वोम के अंदर, उसमें जो जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, वो डिफेक्ट ना हो जाए, इसके लिए इसको हाईली प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो जो विटामिन B9 है उसे फॉलिक एसिड बोलते हैं, एनीमिया कॉज करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया कॉज करता है। एंड देन ये हाईली प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, सो दैट कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड किया सके फीटस के अंदर, ठीक है, फीटस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड किया जा सके, ओके। नाउ विटामिन B12, विटामिन B12 इसको बोलते हैं सियानोकोबालामिन, ठीक है, सियानोकोबालामिन। तो विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, सियानोकोबालामिन बोलते हैं, सियानोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को। एंड परनीशियस एनीमिया क्या कॉज करता है, परनीशियस एनीमिया, ये एनीमिया कॉज करता है, ठीक है, एनीमिया कॉज करता है। ये कंटेन करता है, कंटेन्स मेटल कोबाल्ट, ठीक है, मेटल कोबाल्ट कंटेन करता है विटामिन B12। तो देखो ये आ चुका है एग्जाम के अंदर, BPSC के अंदर, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ भी आ चुका है, राइट। तो अपने आप में अपना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो देख लो उसको सही तरीके से कि ये क्या कंटेन कर रहा है, ठीक है, कंटेन दी मेटल कोबाल्ट कंटेन करता है इस चीज़ को, ठीक है, विटामिन मेटल कोबाल्ट। एंड ये एब्सेंट होता है प्लांट फूड के अंदर, ठीक है, जो प्लांट फूड है, जो प्लांट का फूड है उसमें ये नहीं पाया जाता। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो विटामिन B12 है उसका नाम है सियानोकोबालामिन, एंड ये अनीमिया कॉज करता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। और ये कंटेन करता है मेटल कोबाल्ट, जो मेटल कोबाल्ट है ना वो कंटेन करता है इस चीज़ को। एंड ये एब्सेंट होता है प्लांट फूड के अंदर, मतलब जो हम प्लांट से फूड खा रहे हैं ना उसके अंदर विटामिन B12 नहीं होता है, अपने आप में एक फैक्ट है, ठीक है। विटामिन B12 आर एब्सेंट इन प्लांट फूड, ओके। नाउ अब आता है विटामिन C। क्या था, विटामिन C, बात करें विटामिन C के बारे में। चलो लेट्स स्टार्ट द विटामिन C नाउ। विटामिन C, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड।
तो जो विटामिन सी है उसको क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। क्या स्कर्वी में क्या होता है, जो आपके जबड़े होते हैं ना वहाँ से खून निकलता है, ब्लीडिंग कम्स, राइट, और जो आपकी चोट का सही होने का टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको चोट लगी, ठीक हो जानी चाहिए टाइम पे, बट अगर इसकी कमी है तो वो ठीक नहीं होगी जल्दी से, राइट। अच्छा, ये जो विटामिन सी है ना वो बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है हीट करके, ठीक है, और हीट करके बहुत ईजिली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो आंवला है इसका रिच सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है, विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है, आंवला। तो इस तरीके से हमारे जो विटामिन, आपका जो वाटर सोल्यूबल विटामिन थे, जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन थे वो हमारे एंड हो चुके हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी ये क्या थे, ये वाटर सोल्यूबल थे, मतलब एक पानी लिया हमने, सॉरी एक ग्लास लिया उसमें हमने पानी लिया, उसमें हमने विटामिन सी डाला प्लस विटामिन बी वन कॉम्प्लेक्स डाला, बी कॉम्प्लेक्स डाल दिया, सब घुल जाएंगे इसके अंदर। तो सारे सारे किसके एग्जाम्पल है, विटामिन वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विटामिन विच इज फैट सोल्यूबल, ठीक है। सो हम फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं, विटामिन दैट आर फैट सोल्यूबल्स, विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो कि क्या है, फैट सॉल्युबल, राइट। अच्छा एक वो देख लो A, D, E, K, ये विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर इनके अलावा कुछ भी विटामिन आते हैं वो आपका वाटर सॉल्युबल होंगे, वो फैट सॉल्युबल तो नहीं होंगे, राइट। सो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो दीज आर स्टोर्ड इन द बॉडीज लिवर, ठीक है। ये बॉडी का जो लिवर है, जो हमारी बॉडी में जो लिवर है ना वहाँ पे स्टोर होता है, और फैटी टिश्यू में ये आपका क्या होता है, स्टोर होता है, फैटी टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। ओवर कंजम्पशन कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कुछ अच्छी भी चीज़ होगी ना उसको बार बार खाओगे, ज़्यादा अमाउंट में खा लोगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है इस तरीके से, राइट। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की, विटामिन ए, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है ना उसको रेटिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या है इसका, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल है। डिजीज़ क्या होगी अगर मान लो विटामिन ए की कमी हो जाए तो किसी पर्सन में डिजीज़ क्या होगी, तो डिजीज़ होगी निक्टैल्पिया, NYCTALPOPIA, निक्टालोपिया, ठीक है। इसे बोलते हैं प्यार से नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखता नहीं है, ठीक है। और इससे ड्राई आइज भी हो सकती हैं, क्या हो सकती है इसको, इससे ड्राई आइज हो सकती है, उसको ज़ेरोफ्थैल्मी बोलते हैं, ठीक है, ज़ेरोफ्थैल्मिया बोलते हैं, बट इजीली समझो ड्राई आइज हो सकती है। तो विटामिन ए की कमी से, जो विटामिन ए है उसकी कमी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई आइज। उसका साइंटिफिक नेम है, सॉरी केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है, राइट, ओके। कहाँ कौन सिंथेसिस कर रहा है इसको, सिंथेसाइज फ्रॉम बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करता है इसको। कौन बनाता है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन बनाता है विटामिन ए, ठीक है। और प्राइम स्टोरेज साइट क्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, प्राइम स्टोरेज साइट कहाँ पर है, तो लिवर है, ठीक है। विटामिन ए की प्राइम स्टोरेज साइट कौन सी है, लिवर, ठीक है। बीटा कैरोटीन इसको बना रहा है एंड इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई आइज हो सकती है, ओके। चलो नाउ टॉकिंग अबाउट विटामिन डी, राइट। अब कर लेते हैं बात विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी, ठीक है। एक मिनट, स्टॉप है या ऑन है, ओके ऑन है, ऑन है। चलो विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो केमिकल नेम है ना वो है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है, कैल्सीफेरोल, राइट। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। और ये क्या कॉज करती है, इसकी कमी कॉज करती है रिकेट्स, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स, रिकेट्स में किस में, चिल्ड में, ये चिल्ड में तो चाइल्ड के अंदर रिकेट्स क्रिएट करती है, सॉरी ऐसा नहीं चाहिए, चाइल्ड के अंदर रिकेट्स कॉज करती है ये। एंड रिकेट्स मतलब क्या होता है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो सॉफ्ट बोन हो जाती है, राइट। बच्चों की बोन जो है सॉफ्ट हो जाती है, तो मुड़ जाती है ऐसे करके यार। ये पैर है ना बच्चों के, देखो एक पैर होता है ऐसा,
और एक होता है पैर ऐसा, इस तरीके से, राइट। ये पैर ऐसे हो गया, बो लेग कहते हैं इसके, क्या बोलते हैं, बो लेग, राइट। और बड़ों में क्या प्रॉब्लम जाती है इसकी कमी से, ओस्टियोमलेसिया, ओस्टियो मलेशिया, मलेशिया नहीं मलेशिया, राइट, एडल्ट्स के अंदर होती है। सो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, किड्स चाइल्ड में होती है, ऑस्टियोमलेसिया एडल्ट में होती है, किसके कारण, कैल्सीफ्लोर की कमी के कारण। कैल्सीफ्लोर होता क्या है, विटामिन डी होता है, राइट। कौन सा सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल है नहीं, फैट सोल्यूबल है, यस, राइट। विटामिन ई, अब जो विटामिन ई है इसको क्या बोलेंगे, इसका जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल, ठीक है। तो विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल बोलते हैं। और इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज, रिड्यूस फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। क्या करेगा, जो फर्टिलिटी है ना उसको रिड्यूस कर देता है इसकी कमी। तो अगर विटामिन ई की कमी है या टोकोफेरोल की कमी है तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फर्टिलिटी घट जाएगी, ठीक है। जो बेबी प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी लोग उसमें घट जाएगी, राइट, फर्टिलिटी घट जाती है। क्योंकि स्पर्म में दिक्कत हो सकती है, स्पर्म ना प्रोड्यूस में दिक्कत हो सकती है ना, बेबी या फिर फीमेल में दिक्कत हो सकती है, राइट। इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, इसको बोलते थे एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन, एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन, ठीक है। क्योंकि स्टेरिलिटी क्या होता है, फर्टिलिटी घट जाना, और इसके अगेंस्ट में एंटी स्टेरिलिटी क्या होगा, विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई अगर दोगे तो स्टेरिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ब्यूटी विटामिन किसका नाम है, विटामिन ई का नाम ब्यूटी विटामिन, राइट। तो विटामिन ई क्या है, ब्यूटी विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं विटामिन ई को ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द विटामिन के, हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोइन, इसका जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE, फाइलोक्विनोन नाम है इसका केमिकल नेम, ठीक है। और ये अगर विटामिन के की कमी हो जाती है ना, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो ब्लड क्लोटिंग है, जो ब्लड क्लोटिंग है ना वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि किसी को चोट लगी है, उसकी 2 सेकंड के अंदर चोट पे पपड़ी जम जाती है जहाँ पे चोट लगी है, बट अगर बात करते हैं पपड़ी की बात कर रहा हूँ, बट इसे इसे बोलते हैं ना कि फाइबर आ गए वहाँ पे, ठीक है। बट अगर विटामिन के की कमी है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हेमरेज रिस्क हो सकता है, कि ब्लड रुकेगा नहीं, जब ब्लड रुकेगा नहीं चलो खैर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये किसके तरह सिंथेसाइज किया जाएगा, कौन बना रहा है इसको, इसको कोलोन बैक्टीरिया बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, कोलोन बैक्टीरिया, ठीक है। कोलोन के बैक्टीरिया इसमें बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ई कोलाई, ई कोलाई इसको बनाता है विटामिन के को। ये एसेंशियल है प्रोथ्रोम्बिन के लिए जो कि सिंथेसिस होता है लिवर के अंदर। तो एक फैक्ट याद कर लेना, प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस होता है किसमें, लिवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस होता है, ठीक है। लिवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस हो रहा है, राइट। अब हमने विटामिन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर था, जो न्यूट्रिएंट वाला कॉन्सेप्ट था बेसिकली, वो हमने यहाँ पे फिनिश किया, राइट। सो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आप लोग देखो, अभी सब लाइव होते तो बता देता मैं कि अभी करना है या फिर बाद में करना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको निपटा देते हैं, ठीक है, अभी इसको फिनिश कर देते हैं। सो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। So let's start human digestive system, but before take a small break. So human digestive system, human digestive system, ठीक है। इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। तो लेट्स सपोज भी कोई इंसान है यहाँ पे, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल, मान लो एनिमल भी है, ह्यूमन बीइंग भी कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है। बट ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन को ले लो यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज भी इसका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पाचन ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से पाचन होगा इसका। ये करता क्या है,
ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो जटिल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। एक होगा मैकेनिकल तरीके से ब्रेक डाउन होगा, मैकेनिकल मतलब जो हम दांत से खाना चबाते हैं, काटते हैं, वो मैकेनिकल कहलाता है। ठीक है। और दूसरा एंजाइम ड्रिवन, जो हमारे बॉडी में से एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है, एंजाइम ड्रिवन, वो इसको कॉम्प्लेक्स से क्या कर देते हैं, स्मॉलर करके इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एंड एंजाइम ड्राइवन पॉइंट ऑफ से देखेंगे, राइट। एंजाइम लेट्स सपोज भी आपका यार स्टमक है, स्टमक के अंदर एससीएल रिलीज हुआ है तो एंजाइम वाला हो गया, राइट। सो इतना थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे ब्रेक डाउन होता है, राइट, कैसे डाइजेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो वैसी बात है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले माउथ होगा। यार कुछ नहीं, आप मेरे साथ बैठ जाओ, कुछ ले लो खाने का और उसको थोड़ा रिलेट करो इससे। तो माउथ, माउथ को होते हैं ओरल कैविटी, क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो कहता है आकर, तो आप आ करते हो, तो जो भी अंदर आपके दिखता है ना, वो सब ओरल कैविटी में आ जाता है। ठीक है, तो सब बोलते हैं माउथ, राइट। ओके, माउथ में क्या हो रहा है, माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। मैकेनिकल डाइजेशन बोले तो टीथ से डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, टीथ से डाइजेशन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन करेगा फूड को। ओके फाइन। अब क्या केमिकल डाइजेशन होता है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर क्या केमिकल डाइजेशन होता है। अब बोलोगे सर बिल्कुल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है वहाँ पे, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, सलाइवा। तो सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है। ठीक है, सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज। और इसको जो दूसरा नाम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, टैलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, टैलिन बोलते हैं, PTYALIN, टैलिन बोलते हैं इसको प्यार से। ठीक है, तो माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है और मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है, केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है माउथ के अंदर, एक्शन क्या लिया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है कि जो आपने रोटी खाई है ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जटिल है। उसको आप क्या करोगे, और कॉम्प्लेक्स स्टार्च है वो, क्या है वो, कॉम्प्लेक्स स्टार्च। उसको आपको कन्वर्ट करना है मेल्टोज शुगर के अंदर। इसमें कन्वर्ट करना है मेल्टोज शुगर के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये काम हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि केवल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट होता है माउथ के अंदर। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, केवल कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, क्या माउथ के अंदर प्रोटीन डाइजेशन होता है, नहीं होता। माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, थोड़ा सा भी नहीं होता। ठीक है, क्या फैट का डाइजेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा सा भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटीन एंड फैट्स यहाँ पे अनचेंज रहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो माउथ के अंदर ये सिनेरियो आपने देख लिया। चलो माउथ से थोड़ा आगे चलते हैं। अब माउथ से खाना कहाँ जाएगा, तो माउथ से खाना जाएगा स्टमक के अंदर। ठीक है, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सही दिख जाए। ठीक है, तो स्टमक में चले गया हमारा खाना। स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग है, जो लाइनिंग है स्टमक की, ये जो लाइनिंग है स्टमक की, ये क्या करती है, ये सीक्रेट करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, क्या सीक्रेट करेगी ये, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, जो कि कैसा नेचर का है, हाईली एसिडिक नेचर का, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। अगर इसका पीएच देखते हैं तो कितना बैठता है, 1.5 से लेके 2.5 तक बैठता है। ठीक है, राइट, इतना हमने स्टमक के अंदर देखा। क्या फंक्शन है इस HCl का, भाई HCl का फंक्शन क्या है, कोई भी एसिड है क्या करता है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, चीज़ों को गला देता है। तो वही है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाले काम, क्या करता है, किल करता है। HCl किल कर देता है पैथोजन को। पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि काम खराब करने वाले हैं, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया हो गया, कुछ खा लिया है, उसमें बैक्टीरिया था उसके अंदर, वो कौन मारता है, उसको HCl मार देता है। ठीक है, और दूसरा काम HCl का क्या है कि वो पैप्सिनोजिन को एक्टिव करता है, किसमें, एक्टिव पैप्सिन के अंदर। ठीक है, जो पैप्सिन है
उसको वो एक्टिव पैप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है HCl। तो ये काम हो गया HCl का, ये फंक्शन HCl का। क्या फंक्शन है? किल करेगा पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, ये सब पैथोजन में आ जाता है। ठीक है, इसको डिजीज कॉज, उसको किल कर देगा। दूसरा, पैप्सिनोजन जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? पैप्सिन के अंदर, एक्टिव पैप्सिन के अंदर। तो उसको बोलते हैं क्या? HCl का फंक्शन। ठीक है, अब एंजाइम का क्या एक्शन है? ठीक है, स्टमक के अंदर एंजाइम है, तो उस एंजाइम का क्या एक्शन है वो देख रहे हैं। ठीक है, ओके, एंजाइम का एक्शन देख रहे हैं। क्या एक्शन है एंजाइम का? तो पैप्सिन 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 क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। पैप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन माउथ में ब्रेक डाउन नहीं होते, राइट? अब प्रोटीन जो है इसमें ब्रेक डाउन होंगे। प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होंगे? स्टमक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कौन है? पैप्सिन है ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन को। अच्छा, जो पैप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें? प्रोटीन को वो तोड़ देगा पेप्टोन में, पेप्टोन्स में तोड़ देगा, और तोड़ देगा वो किसमें? प्रोटियोसिस में। ठीक है, प्रोटियोसिस में। तो पेप्टोन्स में तोड़ देगा, प्रोटियोस में तोड़ेगा कौन? किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। कौन तोड़ रहा है? पैप्सिन तोड़ रहा है। तो पैप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स के अंदर, प्रोटियोसिस के अंदर। ठीक है, अब दूसरा एंजाइम आ रहा है रेनिन। दूसरा एंजाइम क्या आ रहा है? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? या रेनिन कहाँ पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है इन्फेंट्स में, जो नवजात बच्चे होते हैं ना, नए नए पैदा हुए, उसमें पाया जाता है रेनिन। और जो कर्डल मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है, कर्डल मिल्क प्रोटीन के अंदर रेनिन पाया जाता है। रेनिन एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स में पाया जाएगा। रेनिन एंजाइम है जो कि कहाँ पाया जाएगा? कर्डल मिल्क प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा। वेट ए मिनट, मैं अपना चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप का, राइट? एक मिनट। डन। सो कहाँ कहाँ पाया जाएगा रेनिन? रेनिन पाया जाएगा कर्डल मिल्क प्रोटीन के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं केजिन। क्या बोलते हैं इसको? केजिन, CASEIN, केजिन। ये इंपॉर्टेंट है। रेनिन कहाँ जाएगा? केजिन। केजिन क्या है? कर्डल मिल्क प्रोटीन है और इन्फेंट में पाया जाता है। हमारे में रेनिन पाया जाएगा जिस तरह से हमारी उम्र है, हम पढ़ रहे हैं बैठ के, जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारे अंदर रेनिन नहीं है, राइट? हम देखा बच्चा जो अलग दूध पी के और थोड़ा वो फटे हुए दूध से जैसा निकलता है उसके मुंह से थोड़ा वाइट वाइट से, तो वही अपना कर्डल प्रोटीन, केजिन, राइट? ओके, नाउ हमने क्या देखा? हमने स्टमक देखा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? का स्मॉल इंटेस्टाइन। या वेट अ मिनट, हम पेन का कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, ये ले लेते, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड नंबर पे हमारा क्या रहेगा? थर्ड नंबर पे हमारा जाएगा आपका, क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, चलो, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हब ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हब है, वो हब है इसका डाइजेशन का। तो हब ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का हब है, प्लस वो एब्जॉर्प्शन का हब है। तो वो हब है किसका? डाइजेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हब है किसका? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक मिनट रफ कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है? कर लूँ ना रफ? नहीं करूँ? कर लूँ? नहीं करूँ? कर लूँ? नहीं करूँ? कर लूँ? थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नहीं हो रहा रफ, ठीक है? ओके, अरे ये कहाँ गया? राइट ना? तो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ही देख रहे हैं हम। हमने कहा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उसी को देखते हैं। तो पहला हैगा आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आ जाएगा, फिर आ जाएगा जेजुनम, जेजुनम, और फिर आ जाएगा आपका इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है सारे साइड फूड के टाइप्स का। ठीक है, फिनिश यहाँ पे सब आपका फिनिश जाता है डाइजेशन वगैरह अपना। ठीक है, सो रोल ऑफ लिवर एंड गैल ब्लैडर, क्या है रोल? लीवर का रोल क्या है?
भाई लिवर स्मॉल, लिवर आपका वो नहीं आएगा लाइक समथिंग कि डाइजेशन का पार्ट एकदम मेन माना जाएगा लिवर, नहीं, बट लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर का कुछ रोल है। क्या रोल है? कि सीक्रेट करते हैं क्या? बाइल जूस, ठीक है। तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर क्या सीक्रेट करेंगे? बाइल जूस। बाइल जूस कंटेन करता है एंजाइम, बताओ बाइल जूस कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? ठीक है, बाइल जूस कौन सा एंजाइम कंटेन करेगा? तो बाइल जूस कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है। तो बाइल कंटेन नो एंजाइम बट इज हाईली एल्कलाइन। बाइल जूस अपने आप कोई एंजाइम को सीक्रेट नहीं करेगा, लेकिन इसका जो नेचर है, इसका नेचर कैसा है? वो हाईली एल्कलाइन है। कैसा है वो? हाईली एल्कलाइन। तो बाइल जो है वो एल्कलाइन है काफ़ी ज़्यादा, एंड इन कंटेन करेगा बाइल सॉल्ट्स को। क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करेगा बाइल सॉल्ट, राइट, वेट अ मिनट, ये बाइल सॉल्ट कंटेन करता है, ये कंटेन करेगा बाइल सॉल्ट, ठीक है, दैट इमल्सीफाई फैट्स। अब जो बाइल सॉल्ट है, ये जो बाइल सॉल्ट है वो फैट को पिघला देगा या फैट को इमल्सीफाई कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। लेट्स सपोज एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा कौन? आपका बाइल जूस। क्या एंजाइम की हेल्प से करेगा? नहीं, एंजाइम तो होता ही नहीं है, तो इसका एल्कलाइन नेचर होता है, इसकी वजह से बाइल सॉल्ट कंटेन करता है। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? बाइल सॉल्ट जो है वो बड़े मॉलिक्यूल को फैट के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये किसका रोल है? ये लिवर एंड गॉल ब्लैडर का रोल है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? रोल ऑफ पैनक्रियास के बारे में। क्या रोल है पैनक्रियास का? ठीक है, तो पैनक्रियास का रोल क्या है? सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस। तो जो पैनक्रियास है वो सीक्रेट करेगा क्या? पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। जो पैनक्रियास है ना वो सीक्रेट करेगा पैनक्रेटिक जूस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जो पैनक्रियाज है वो क्या कंटेन करता है? तो ये भी कुछ आइटम कंटेन करता है, देख लेते हैं क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो जो आपका पैनक्रियाज है, ठीक है, जो आपका पैनक्रियाज है वो क्या कंटेन करता है? तो पहले वो कंटेन करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन कंटेन करता है वो। फिर वो कंटेन करेगा पैनक्रिएटिक, क्या करेगा? पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्रिएट करेगा, पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्रिएट करेगा, कंटेन करेगा, सॉरी, पैनक्रियाटिक लाइपेज कंटेन करेगा। तो देख लेते हैं, अभी हैवी लग रहा होगा बट आई एम विद यू यार, ऐसे कैसे, सॉरी फॉर दैट, आई एम विद यू, ठीक है। सो ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं और काइमोट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन बोल दो। तो ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टाइड्स में, ठीक है। इसका काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम क्या है? काइमोट्रिप्सिन का काम क्या है? कि ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज की बात कर रहे हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? ये हाइड्रोलाइजेस करता है रिमेनिंग स्टार्च को सिंपल शुगर्स के अंदर। जो स्टार्च बचा हुआ है, ठीक है, जो स्टार्च बचा है उसको सिंपल शुगर में तोड़ देगा कौन? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अच्छा, स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हुआ था? याद करो, माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, राइट। फिर जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ये कन्वर्ट कर देगा इमल्सीफाइड फैट्स को, ठीक है। जो इमल्सीफाइड फैट थे ना, जो इमल्सीफाइड फैट थे, इसको वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा एंड वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। तो ये इनके काम हो गए। ये क्या क्या काम किसका है? तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स के अंदर। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर के अंदर। और जो आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो इमल्सीफाइड फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्सॉर्प्शन की। एब्सॉर्प्शन, ठीक है, एब्सॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एब्सॉर्प्शन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भाई मैंने बताया था ना, लेट्स सपोज भी ऐसे आपने देखा होगा रिसर्च करके, ऐसे करके, ठीक है, और फिर ऐसे करके देखा होगा डायग्राम में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो इनर वॉल है इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इनर वॉल है, ठीक है, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं विलाई, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
इसको विलाय या फिर माइक्रो विलाय बोल देते हैं, राइट। क्या करता है ये, लेट्स सपोज भी मैं एक स्ट्रेच एक रोड ले लूँ और एक रोड में ऐसे ले लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा करूँगा रोड को तो ये इस वाले से बड़ा होगा ना साइज़ में, लेंथ में। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा सरफेस एरिया, इसका ज़्यादा है। तो ये बी है, ये ए है, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। ऐसा स्ट्रक्चर क्या इंक्रीज़ करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा ना तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। भाई एक छोटी सी छत है, पानी डाल दो सूख जाएगा, एक बड़ी छत है, पानी डाल दो सूख जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज, यहाँ पे ठंडक ज़्यादा आएगी ना, समझे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, राइट। तो माइक्रो विलाई विलाई समझ में आ गया, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर, ठीक है, वॉल के अंदर, सॉरी, राइट। ये इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। तो हो गया हमारा मिलाई और माइक्रो विलाई। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो दूसरा कलर लेते हैं हम, ये वाला। अच्छा वापस से वाइट ले लेते हैं, इसको रब कर लेते, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या है प्राइमरी टास्क, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना इसका टास्क है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और जो एसेंशियल मिनरल सॉल्ट्स हैं, जो एसेंशियल मिनरल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो क्या डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, होता है यहाँ पे। एसेंशियल मिनरल सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, होते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट, एब्जॉर्ब होते हैं। हाउसेस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाएंगे। एंड ये दैट प्रोड्यूस, अब जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे क्या, सर्टेन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन प्रोड्यूस करेंगे एंड वाइटामिन के प्रोड्यूस करेंगे बिफोर फीकस आर एलिमिनेटेड थ्रू द रेक्टम एंड एनस। जब जो वेस्ट अगर बाहर निकलने से पहले, जो वेस्ट है वो बाहर निकलने से पहले वाइटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स जो वाइटामिन हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे क्या नाम है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे कुछ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन एंड वाइटामिन के बिफोर फीकस हैज फीकस आर एलिमिनेटेड थ्रू द रेक्टम एंड एनस। सुनना है बात, कि लार्ज इंटेस्टाइन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन, क्या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं कौन से पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में पाए जाते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस कर देंगे, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन प्रोड्यूस करेंगे और वाइटामिन के प्रोड्यूस करेंगे। बिफोर किससे पहले प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट आउट होने से पहले प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो दिस इज अवर, आई थिंक हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक टॉपिक पर्टिकुलर कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा ह्यूमन से रिलेटेड, राइट। तो ह्यूमन डाइजेशन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। आप थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के देखना एंड मैच कर लेना, ना मिले ना तो बस देख लेना, राइट। एंड इट्स अ रिविजन प्लान। आप एक नोटबुक लेके बैठना है यार, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। बोलो तो मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा, बट दिस इंपॉर्टेंट थिंग कि आप थोड़ा अपने आप भी करें इस चीज़ को, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, 100% हेल्पफुल होने वाला है, राइट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करें, ठीक है, सो दैट कि यार लोगों तक पहुँचे चैनल, ठीक है, क्योंकि उनको भी एग्ज़ाम हॉल में जाना है, तो क्यों ना पहले से प्रिपेयर रहे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बायोलॉजी में।